बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक से है, जिसमें मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है उसमें से प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड दोनों के बारे में आपको मैं लेक्चर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो प्रोटीन्स। मैंने क्लास में आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स समझा दिया था, प्रोटीन्स भी समझा दिया था, मगर मैंने चाहा फिर से दूसरी मर्तबा मैं इसको रिपीट करूं। तो आपको प्रोटीन्स का पता होगा कि प्रोटीन्स इतनी जो है इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। वो कैसे, जितने भी प्रोटीन्स है वो केमिकली जो है वो क्या क्या कंटेन करते हैं, तो मैं लिखती भी जा रही हूँ, आप लोग इसको नोट भी करते रहें। प्रोटीन्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो सबको पता, और नाइट्रोजन। ये जो चीज़ें हैं ये सारे प्रोटीन्स में मौजूद होते हैं। मगर कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जिसमें जो है सम प्रोटीन्स कंटेन, बाकी जो कुछ प्रोटीन्स हैं उसमें पी यानी फास्फोरस और सल्फर भी होता है, और कुछ प्रोटीन्स में यानी उनमें से कुछ में जो है वो Fe यानी आयरन ये भी मौजूद होता है, और कुछ प्रोटीन्स में मैग्नीशियम भी होता है। तो ये जो है ये सारे मैग्नीशियम, आयरन, पी और एस जो है ये सारे जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स बनाकर उनके साथ ये प्रोटीन कांटेक्ट में आते हैं, और इसी तरह जितने भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो जितने भी सिस्टम है वो उसमें अपनी जो है एक्टिविटी शो कराते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं आखिर ये प्रोटीन्स है क्या। दरअसल प्रोटीन्स जो है वो पॉलीमर्स हैं। प्रोटीन्स क्या है? पॉलीमर्स हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा, वो भी पॉलीमर ही है। उसका जो फर्स्ट फंक्शनल यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, तो वो क्या था? वो था ग्लूकोज। तो इसी तरह प्रोटीन्स का जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या है? वो है अमाइनो एसिड। प्रोटीन का जो स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर ग्रुप है, वो है अमाइनो एसिड। इस तरह मैं आपको एक मिसाल दूँ। जैसे हमने अपने फूड में अगर कोई प्रोटीन ली, जैसे हमने गोश्त खाते हैं और दालें खाते हैं, तो उसमें प्रोटीन्स लेते हैं। जब वो डाइजेस्ट होते हैं और उसके जो एंड प्रोडक्ट है वो अमाइनो एसिड में तब्दील होते हैं। यानी अमाइनो एसिड जो है वो स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन्स है। जैसे ये भी कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। यानी जितने भी प्रोटीन हैं उनको बनाने वाला क्या है? अमाइनो एसिड। जैसे हम कोई इमारत बनाए, मैंने ये मिसाल सेल में भी आप लोगों को समझाई है कि सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। हमारी जितनी भी बॉडी है वो सेल उसको बनाता है। जैसे हम कोई इमारत बनाए तो उसमें ईंटें लगाते हैं तो वो पूरी इमारत बन जाती है। तो इसी तरह सेल का एग्जाम्पल भी हम इसे कहेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। तो अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। यानी जितने भी हमारे बॉडी में प्रोटीन है वो उनको कौन बनाता है? अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिर अमाइनो एसिड क्या है। पहले जब हम अमाइनो एसिड को समझेंगे कि वो किस तरह बना हुआ है, तो फिर हम प्रोटीन को समझ लेंगे। तो सबसे पहले जो कितने अमाइनो एसिड, तकरीबन 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं। 20 काइंड्स के अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन वैसे हज़ारों तादाद में बहुत ज़्यादा है, मगर इनमें से जो खास है वो 20 किस्म के अमाइनो एसिड है जो एक प्रोटीन को बनाते हैं। तो हर एक अमाइनो एसिड में क्या क्या है? कुछ ऐसे ग्रुप शामिल होते हैं, 4 ग्रुप शामिल होते हैं हर एक अमाइनो एसिड में, जो एक अमाइनो एसिड बनाता है। तो हम उसको थोड़ा थोड़ा से समझाएंगे। जैसे ईच अमाइनो एसिड कंटेन एक कार्बन एटम। क्या? कार्बन एटम जो है वो एक अमाइनो में बनाती भी जाऊंगी और लिखती भी जाऊंगी। ये है कार्बन, हमने बना दिया। एक अमाइनो एसिड किस पर मुश्तमिल होता है? कार्बन एटम पर, जो अल्फा होता है।
अब मैं बताऊंगी जब ये पूरा इसको स्ट्रक्चर कर लूँगी तो फिर हम कहेंगे बताऊंगी कि अल्फा कार्बन क्या होता है। यानी अल्फा कार्बन तो होता है मगर अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। उस पर एक जो है हाइड्रोजन का एटम भी लगा होता है। क्या? एक हाइड्रोजन का एटम उसके साथ लगा होता है। किस तरह? जैसे ये है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये एक हाइड्रोजन एटम कार्बन पर लगा होता है। उसके बाद जो है एक अमाइनो ग्रुप जो है, जिसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप, मैं लिखती भी जा रही हूँ, उसके साथ लगाती भी जा रही हूँ, जैसे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। अमाइनो ग्रुप किसको कहते हैं? इसका क्या फार्मूला? NH2, ये होता है अमाइनो ग्रुप। तो ये किस तरह लगाता है? ये कार्बन की साइड, ये NH2 एक अमाइनो ग्रुप है, वो लगा होता है। और चौथा जो है, ये तीसरा हो गया, और ये जो है चौथा जो है वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो फार्मूला है वो क्या है? COOH, ठीक है। तो वो किस तरह लगा? ये इस साइड जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। फिर एक और चीज इसमें, एक पांचवी चीज जो है वो लगी होती है वेरिएबल या आर ग्रुप। वेरिएबल भी कह सकते हैं, आर ग्रुप भी से कह सकते हैं। वेरिएबल ग्रुप जिसको हम आर ग्रुप कहते हैं, आर ग्रुप कहते हैं, वो कहाँ लगा होता है? इधर, ये आर ग्रुप। इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं? इसको मैं इसे समझाऊं। जैसे आर है, तो अगर हमने एक किस्म का ये अमाइनो एसिड बनाया तो आर की जगह कोई भी चीज़ हम चेंज करके दूसरा जो है अमाइनो एसिड बना सकते हैं। तो ये जो है पूरा जो है ये अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड की। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड की। तो अब जो है हम ये अमाइनो एसिड, ये हो गया मोनोमेर। ये क्या हो गया? मोनोमेर। ये अमाइनो एसिड क्या है? मोनोमेर है। अगर हम एक प्रोटीन बनाने में इसी अमाइनो एसिड को ऐड करते जाएंगे तो बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। वो मैं आपको फिगर के ज़रिए आपको बनाना सिखाऊंगी। जैसे ये एक हमने अमाइनो एसिड बनाया, तो अब दूसरा अमाइनो एसिड इसके साथ किस तरह लिंक में आएगा, किस तरह अटैच होगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। तो एक कंडेंसेशन होती है अमाइनो एसिड की, जिससे एक वाटर जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव होता है। फिर इसी तरह अमाइनो एसिड के साथ दूसरा अमाइनो एसिड लगेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। वो किस तरह होगा, फिर उसके नाम क्या क्या चेंज होंगे, तो फिर मैं आपको उसको अभी बताऊंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जैसे मैंने पहले एक अमाइनो एसिड आपको बनाना बताया था, तो ये भी एक वही अमाइनो एसिड है मगर इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंज की है। पहले मैंने COOH ऐसे ही लाइन में लिखा था और H2N जो है इस तरह लिखा था। बाकी ये देखिए, ये R ग्रुप और ये हाइड्रोजन एटम, ये इसी तरह। अब हम इसमें दूसरा अमाइनो एसिड जो है वो अटैच कराएंगे, तो वो किस तरह होगा? फॉर एग्जाम्पल ये प्लस लगाकर हम दूसरा अमाइनो एसिड भी इसी तरह आप के सामने बनाऊंगी। इस तरह सेम वही बनाएंगे। इस तरह ये OH, COOH, ये R रेडियल ग्रुप, ये हाइड्रोजन एटम, फिर इसके साथ ये NH2 भी लग गया, NH2। तो अब जो है ये अब कैसे, अब दूसरा अमाइनो एसिड, अब जब ये दोनों अमाइनो एसिड को हम आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा? ये जो है एक अमाइनो एसिड है और ये जो है ये दूसरा अमाइनो एसिड है। तो आप इसको देखें, ये समझें कि ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है, बीच में ये प्लस की निशानी है। तो ये जो R ग्रुप है, अब इसमें चेंजिंग कैसे आएगी तो वो मैं इसमें समझाती जाऊँ। जैसे ये R है तो ये दूसरी अमाइनो एसिड का R, अगर हम यहाँ पर H लगाएंगे तो ये जो अमाइनो एसिड अब इसका नाम हो जाएगा ग्लिसराइड। क्या नाम हो जाएगा? ग्लिसराइड। और अगर यहाँ CH3 लगाएंगे तो फिर इस अमाइनो एसिड का नाम हो जाएगा एलेनाइन।
अब ये हम इस अमीनो एसिड को एक नाम दिया किसकी वजह से, जब हमने आर ग्रुप पर ये यहाँ पर H लगाया तो ग्लिसराइड, और ये सिंपल में सिंपल अमीनो एसिड है और ये हमेशा न्यूट्रल रहता है, यानी ये जो है हमेशा न्यूट्रल में। तो दूसरे जो है आगे चलकर बताऊंगी कि न्यूट्रल और एसिड और बेस पे जो प्रोटीन्स है वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, तो वो फिर आगे मैं बताऊंगी, ठीक है ना। तो फिलहाल ये समझे कि ये ग्लिसराइड जो है वो सिंपल जो है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और वो न्यूट्रल होता है। इसी तरह ये CH3 लगाने से R पर ये हो गया एलेनाइन, ठीक है, तो ये भी न्यूट्रल है, एलेनाइन भी न्यूट्रल है, यानी ना एसिड है ना बेस है, ये न्यूट्रल रखते हैं जहाँ पर ये अमीनो एसिड होता है उसी मीडियम को, ठीक है। तो अब जो है अब क्या होता है, जब ये दो अमीनो एसिड के जो ये दोनों हाइड्रोजन का एक ये वाटर मॉलिक्यूल बना था, तो अब इसमें क्या होता है, तो अब जो है ये जो H है ये भी तो रिमूव हुआ था, ये इसके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इसका OH था, इसका OH था और इसका H था, ये दोनों हमने रिमूव किया था, तो ये यहाँ वाटर लिखा है, ठीक है ना। अब हम इसको दोबारा रिमूव करते हैं, ठीक है। तो अब जो है इस अमीनो एसिड का क्या नाम होगा, जब दो अमीनो एसिड आपस में मिले तो हम इस अमीनो एसिड को कहेंगे ग्लिसराइड। अब वो कैसे तरह बनेगा वो उसको नहीं बना। अब यहाँ से H गायब है और यहाँ से OH गायब हो और यहाँ से H गायब है। तो अब इस कंडीशन में इस अमीनो एसिड को जब दो अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये प्लस में मिटा देती हूँ, यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा जिसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, यानी एक पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए ये दोनों अमीनो एसिड आपस में मिल जाएंगे। तो हम इन दोनों अमीनो एसिड को अब कहेंगे डाईपेप्टाइड, क्योंकि टू अमीनो एसिड मिले, तो ये क्या हो गया डाईपेप्टाइड अमीनो एसिड। तो अब इस सूरत में इस अमीनो एसिड का अब नाम होगा ग्लिसरल एलेनाइन। अब इसको हम ये अलग से ग्लिसरल और ये ग्लिसराइन और एलेनाइन नहीं होगा, बल्कि अब इसका नाम होगा ग्लिसराइन एलेनाइन, ग्लिसराइन एलेनाइन, ये इसका नेम होगा और ये क्या होगा डाईपेप्टाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस सूरत में अब हम जितने अमीनो एसिड इसमें मिलाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ से एक दूसरा अमीनो एसिड मिलाया तो फिर इस अमीनो एसिड का ये वाला OH और जो आगे तीसरे अमीनो एसिड का H वो जो है लिबरेट होगा और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अलग से कंडेंस होगा, तो फिर तीसरा अमीनो एसिड मिलेगा, तो इसको हम कहेंगे ट्राईपेप्टाइड। यानी अब इस लेक्चर में हमने अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को पढ़ा, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड पढ़ा। फिर जो है अब इस तरह जितने अमीनो एसिड मिलते जाएंगे तो बहुत सारी जो है अमीनो एसिड मिलेंगे, तो क्या होगा पॉलीपेप्टाइड। तो ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड नहीं बल्कि पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड कहेंगे। फिर ये जितने भी अमीनो एसिड, बहुत तादाद में अमीनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे प्रोटीन। तो ये यानी कि अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। इसी तरह ये प्रोटीन की जो है तश्कील होती है। ये स्ट्रक्चरली मैंने आपको समझा दिया। अब जो है इंशाल्लाह आगे दूसरा हम टॉपिक लेंगे। अब इसमें हमें एक और चीज नजर आ रही है, एक फर्स्ट अमीनो एसिड का ये C एंड और ये जो दूसरा अमीनो एसिड है इसका ये एंड, इनके भी दो नेम हैं। जो C एंड है इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और C टर्मिनल, और जो इसको जो एंड है यहाँ पर इसको कहेंगे अमाइनो और एंड टर्मिनल। ये कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, ये कार्बोक्सिलिक टर्मिनल और ये अमाइनो और एंड टर्मिनल। अमाइनो और एंड टर्मिनल भी कहें या अमाइनो टर्मिनल भी कहें।
तो अब जो तीसरा अमाइनो एसिड मिलेगा तो ये कार्बोक्सिलिक जो एंड है इसके, यानी दूसरे जो साइड वाला अमाइनो एसिड है उसके कार्बोक्सिलिक टर्मिनल से मिलेगा, जिससे हम जो है ट्राइपेप्टाइड, इसी तरह ये पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगे। जब हमें पता चल गया कि एक अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनते हैं, कितनी उसमें कंपोनेंट जो हैं वो बनाते हैं अमाइनो एसिड को बनाते हैं, तो अब हम जो है देखते हैं कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर किस तरह होती है। तो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो 4 टाइप्स के जो हैं वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर, नंबर 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नंबर 3 टर्शरी स्ट्रक्चर, और नंबर 4 है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किस तरह होती है, जिस तरह मोतियों के दाने हैं वो एक लाइन में जो है वो बने, एक लाइनियर पोजीशन बनाए सीधी सी, तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, एक जो पॉलीपेप्टाइड जो है, ये तो पॉलीपेप्टाइड, एक अमाइनो एसिड दूसरा तीसरा, मगर इस तरह जो पॉलीमर बनाते हैं तो एक लाइन में इसके जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड लाइन में होते हैं, तो इसको कहेंगे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल इसका क्या है, इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है वो उसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। अब जो दूसरा है सेकेंडरी, तो इसमें क्या होता है, जो अमाइनो एसिड की जो चेन है वो स्पाइरली कॉइल्ड होती है, इस तरह स्पाइरली कॉइल्ड होती है। तो ये जो है स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, सेकेंडरी टाइप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें क्या होता है, एक ट्यूबुलर या रिजिड जो है वो हेलिक्स बनती है, जिस तरह ये हेलिक्स है कॉइल, अल्फा हेलिक्स इसको कहते हैं। तो ये एक जो है ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसकी बनती है, और दूसरा इसके एक अल्फा हेलिक्स बनती है, और इसमें एक फिलेटेड शीट, बीटा पिलेटेड शीट भी बनती है। यानी एक नंबर 1 अल्फा हेलिक्स भी बनते हैं, और दूसरी क्या बनती है, फिलेटेड शीट, बीटा पिलेटेड शीट बनती है। यानी फिलेटेड शीट होती है जिसको हम कहेंगे बीटा पिलेटेड शीट जो है ये बनती है। अब इसके जो है एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं यानी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड। इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल है वो है हेयर्स, जैसे स्पाइरली है, ठीक है ना, स्पाइरली हेलिक्स है, तो इसका एग्जाम्पल है हेयर्स एग्जाम्पल है। और दूसरा जो मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल है वो है स्पाइडर्स वेब। इसके जो एग्जाम्पल है ये हो गए, मगर इसका जो बॉन्ड जो इस्टेब्लिश होता है वो होता है एच बॉन्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के जो एग्जाम्पल है वो हेयर्स और स्पाइडर वेब जैसे अपने जो है मकड़ी जो है अपनी जाल बनाती है हेयर टाइप, तो ये इसकी एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। और ये जो बनाते हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो उसमें जो बॉन्ड होता है वो होता है एच बॉन्ड, वो इन्वॉल्व होता है। तो अब जो है जो तीसरी किस्म है टर्शरी स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है, जो मुख्तलिफ जो अल्फा हेलिक्स है वो अगेन एंड अगेन फोल्ड होते हैं, यानी वो फोल्डिंग में बाय आयोनिक बॉन्ड फोल्ड बनाते हैं। ये जो अल्फा हेलिक्स है फोल्ड होते हैं अगेन एंड अगेन, फोल्ड अगेन एंड अगेन
एंड मेक टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो कौन कौन से बॉन्ड आते हैं? इसमें आयोनिक बॉन्ड, और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है। पेप्टाइड बॉन्ड यानी मुख्तलिफ किस्म के जितने भी प्रोटीन होते हैं, बनते हैं टर्शरी में, तो वो उसके जो है डिफरेंट उसके फंक्शन के हिसाब से उनके जो है वो बॉन्ड होते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड भी होते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो भी आता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड वो भी इन्वॉल्व होता है, जिसकी मदद से जो है ये टर्शियरी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन मेक द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब जो है इसका जो एग्जाम्पल भी बताते चलें, तो इसका एग्जाम्पल है लाइसोजाइम, ये इसका एग्जाम्पल है। अब जो है चौथी जो किस्म है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अब जो इसमें जो है कौन से इसमें सर ये हाइड्रोफोबिक जो है इंटरेक्शन है इसमें, यानी ऐसी एसोसिएशन है सब यूनिट्स की पॉलीपेप्टाइड की, जिसमें लार्ज साइज मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। इसको हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब जो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है हेमोग्लोबिन, इसका एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे जो यूनिट्स हैं वो लार्ज साइज मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनती है। तो इसमें भी दो किस्म के जो है वो क्वाटरनरी आते हैं। एक होते हैं होमोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, होमोजीनस यानी सेम यूनिट्स, इसमें सिमिलर यूनिट्स या सेम यूनिट्स वो जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। वो सारे सिमिलर यूनिट्स आपस में मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और दूसरा है हेट्रोजीनस। अब हेट्रोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है, डिसिमिलर यूनिट्स आते हैं, डिसिमिलर यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब बारी है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें हमें ये पता चलेगा कि प्रोटीन स्ट्रक्चरली कितने ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 है फाइबरस प्रोटीन्स, ये है फाइबरस प्रोटीन्स। और नंबर 2 जो है वो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। अब जो है ये फाइबरस प्रोटीन, जैसे नाम से जाहिर है, ये स्ट्रक्चरली फाइबर या फिलामेंट की शेप की तरह होते हैं। और ये इसकी जो स्ट्रक्चरली ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो उसमें ये आते हैं, देखो हम प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन। फाइबरस प्रोटीन जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और ये शेप में किस तरह है, फाइबर्स या फिलामेंट की तरह जो ये प्रोटीन्स होते हैं। और इनका जो है ये इनसॉल्युबल, ये दूसरी इनका जो कैरेक्टर है, ये इनसॉल्युबल होते हैं एक्वियस मीडियम में, इनसॉल्युबल इन एक्वियस मीडियम। और दूसरा इसका कैरेक्टर है कि ये जो है इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं, यानी ये लचकदार, जिस तरह एक लचकदार चीज़ होती है इसी तरह ये इलास्टिकली इन नेचर होते हैं। और कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड, यानी ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आ सकते हैं, कैन नॉट क्रिस्टलाइज्ड।
के नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड मीन्स प्रोटीन्स जो हैं ये फाइबरस प्रोटीन्स, ये जो कैटेगरी है ये इसकी जो स्ट्रक्चरली ये फाइबर या फिलामेंट की तरह होते हैं और ये प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर से उनका जो है उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम है, इलास्टिक है और क्रिस्टलाइज्ड ये नहीं हो सकते, के नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड। तो इसका जो एग्जाम्पल है, जो मेन एग्जाम्पल वो है कोलेजन। कोलेजन जो हम इसमें पढ़ते हैं, इसमें कार्टिलेज और बोन में जो उसका मैट्रिक्स होता है उसमें ये कोलेजन, अभी ये हम सिस्टम में फंक्शन में पढ़ेंगे इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। फिलहाल ये नेम जो है फाइबर्स प्रोटीन के हम देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। कोलेजन होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन और जो है एक्टिन, एक्टिन, मायोसिन, मायोसिन और केराटिन। ये जो प्रोटीन है ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे, मायोसिन, एक्टिन, केराटिन, फाइब्रिनोजन, कोलेजन, ये जो हैं वे फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। अब नंबर 2 है ग्लोबुलर। ये भी अपने नाम की तरह ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं या स्फेरिकल इन शेप में होते हैं और इनका जो ग्रुप है ये होता है टर्शरी या क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर है कैटेगरी है प्रोटीन की, उसमें ये आते हैं टर्शरी या क्वाटरनरी, क्वाटरनरी इस स्ट्रक्चर में ये आते हैं ग्लोबुलर। और ये इसके फाइबरस प्रोटीन के बिल्कुल ही अपोजिट है, मींस ये इनसॉल्युबल, ये जो फाइबरस प्रोटीन है ये इनसॉल्युबल एक्वस मीडियम है, तो ये सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। एक्वस आप लोग जानते हैं क्या है, एक्वस मीन्स वाटर, यानी जो वाटरी मीडियम है उसमें ये सॉल्युबल होते हैं ग्लोबुलर और जो फाइबरस है वो इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, इसमें जो दूसरी जो कैटेगरी है वो है, जो दूसरा कैरेक्टर है ये जो है इलास्टिक है, तो ये इन इलास्टिक है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट इनके कैरेक्टर से इन इलास्टिक है और ये क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं, ये कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इन नेचर, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड इन नेचर। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल पर, ये इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत ही पसंदीदा हमारे एंजाइम्स, एंजाइम्स जो बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी में एक्टिव होते हैं और एंजाइम अगर ना हो तो हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता। तो ये एंजाइम और हार्मोन, हार्मोन भी जो हैं वो हमारे बॉडी को, हमारा बॉडी बहुत लाइक करते हैं हार्मोन्स को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अहम जो फंक्शन है सिस्टम है वो उनको भी ये हार्मोन ही चलाते हैं। और जब हम उस टॉपिक पे आएंगे, उस चैप्टर में आएंगे तो फिर हम समझेंगे हार्मोन्स को भी। अच्छा, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। एंटीबॉडी ये भी प्रोटीन है, यानी ये एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी ये सारे क्या है प्रोटीन से। और दूसरे एक हमारे प्रोटीन्स होते हैं चैनल प्रोटीन, क्या होते हैं चैनल प्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो हो गए स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड प्रोटीन यानी फाइबरस और ग्लोबुलर। ज़रूरी है कि हम जो प्रोटीन के हैं वो फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे अभी फाइबरस और प्रोटीन, फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर पढ़े और इसमें एग्जाम्पल पढ़े, एग्जाम्पल तो पढ़े मगर अब देखेंगे कि उनके फंक्शन क्या क्या आते हैं इसमें। तो रोल ऑफ प्रोटीन्स, रोल ऑफ प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, अगर फंक्शन ऑफ प्रोटीन कहें फिर भी सही है। रोल ऑफ प्रोटीन्स, तो रोल ऑफ प्रोटीन्स में हम जो है एक प्रोटीन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, और दूसरा होता है फंक्शनल प्रोटीन्स। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और ये फंक्शनल प्रोटीन्स, फंक्शनल प्रोटीन्स।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हम जो है ये इसके जो है जितने भी हमने एग्जाम्पल अभी पढ़े, जैसे कोलेजन पढ़े और फाइब्रिनोजन पढ़े, एक्टिन, मायोसिन, केराटिन पढ़े, तो ये जो है स्ट्रक्चरली प्रेजेंट होते हैं बॉडी, एनिमल बॉडी में, या एनिमल में कहें या ह्यूमन्स में कहें, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली जो है वो प्रोटीन मौजूद होते हैं। जैसे कोलेजन है, तो अब कोलेजन का जो फंक्शन हम देखते हैं क्या है, ये मैट्रिक्स ऑफ बोन्स में शामिल होते हैं, मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, यानी ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये स्ट्रक्चरली फंक्शनल जो है, इसका जो स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, तो ये कहाँ मौजूद होते हैं, मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज में ये प्रेजेंट होते हैं। अब जो है दूसरी है इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन। अब ये क्या होती है, ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट ऑफ आवर कनेक्टिव टिश्यू, मिसाल जैसे टेंडन है और लिगामेंट्स है, तो ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है ना, लिगामेंट और टेंडन, तो ये सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड, इलास्टिन क्या कहता है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कनेक्टिव टिश्यू such as tendon and ligament, टेंडन एंड लिगामेंट। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, टेंडन क्या होता है, जब मसल और बोन आपस में अटैच होते हैं तो टेंडन उनको ये जो है अटैचमेंट देता है, और लिगामेंट बोन टू बोन अटैचमेंट, लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन अटैचमेंट, बोन टू बोन अटैचमेंट होती है, और जो है टेंडन बोन टू मसल अटैचमेंट, बोन टू मसल, ये इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, और इसको जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो करता है इलास्टिन। अब दूसरा जो है प्रोटीन वो है केराटिन, और केराटिन को देखें, केराटिन जो है दरअसल जो हमारे हेयर्स होते हैं, नेल्स, और जो कोयल्स और फीदर्स, कोयल्स मीन्स जो है बर्ड्स होते हैं, उनके जो कोयल होते हैं उनको, और फीदर भी बर्ड्स पर मौजूद होते हैं ना, तो ये कोयल्स और फीदर्स पर जो है ये केराटिन प्रोटीन इसकी कवरिंग देता है। केराटिन प्रोटीन क्या करता है, कवरिंग देता है हेयर्स में। लिख ले कि ये इट प्रोटेक्ट covering, it is protective covering such as hair, जैसे हमारे भी हेयर इसमें आ जाते हैं, एनिमल्स के हेयर्स भी आ जाते हैं, और नेल्स, जो हमारे नेल्स हैं उसकी जो ऊपर कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसमें ये केराटिन प्रोटीन आती है। हमारे हेयर्स की भी जो ऊपर कवरिंग होती है, जो शाइनिंग करती है, वो भी केराटिन प्रोटीन की वजह से होती है। और कोयल्स जो है, जैसे जो भी कवे हैं या क्या है उनका, इस तरह कोयल होते हैं इस तरह, ये कोयल्स, ये कोयल्स और फीदर्स, जो बर्ड्स के बॉडी के ऊपर जो फीदर्स होते हैं, जो उनको प्रोटेक्टिव कवरिंग देते हैं, वो भी केराटिन प्रोटीन की वजह से होती है। अच्छा, अब दूसरी जो है हिस्टोन प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या करती है, ये अरेंज करती है डीएनए को क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम किस किस चीज़ के बने, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने हुए ना, तो ये हिस्टोन प्रोटीन के क्रोमोसोम जो है हिस्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, और उसके साथ साथ ये इट अरेंज द डीएनए into the chromosomes। तो ये जो है रोल ऑफ प्रोटीन था स्ट्रक्चरली। अच्छा, इसमें ये भी लिख लें कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ स्टोन एंड इट
kill the main constitute टू क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम भी इस रिस्टोर प्रोटीन के बने हुए हैं। एंड इट गिव द मेन कंस्टिट्यूट टू द क्रोमोसोम, मीन्स जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम ये किस चीज का बना हुआ है, रिस्टोर प्रोटीन का जो अभी ये बताया, और न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड और स्टोन प्रोटीन, ये दोनों पर मुश्तमिल होता है ये क्रोमोसोम। न्यूक्लिक एसिड मीन्स RNA और DNA। ये मैंने थोड़ा सा रिपीट कर लिया जो पिछले मैंने आप लोगों को एक वीडियो में ये सिखाया था। अब जो है फंक्शनली प्रोटीन्स वो कौन कौन से होते हैं, उसमें तो सबसे पहले जो टाइप है वो है एंजाइम्स। तो एंजाइम का आप लोगों को पता है, ये भी एक किस्म के प्रोटीन से हैं। और एंजाइम क्या होते हैं, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को और स्पीड अप करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को। तो ये जो है एंजाइम क्या करता है, ये लिखिए, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, and speed up reactions। जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस हैं वो ये जो एंजाइम है प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है ना, ये फंक्शनल है। यानी जो एंजाइम के जो फंक्शन है वो कौन कौन से हैं, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को और स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन को। अब दूसरे जो है वो है हार्मोन्स। ये जो हमने पढ़ा था अभी पीछे, ये जो है ग्लोबुलर है, एंजाइम्स, हार्मोन्स, तो ये ग्लोबुलर टाइप है। और हार्मोन्स का जो फंक्शन है वो कौन से हैं, ये जो है जितनी भी एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करता है। जैसे रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल को भी ये जो है रेगुलेट करता है। कौन से हार्मोन होते हैं जो ग्लूकोज को लेवल को रेगुलेट करता है, इंसुलिन। आप लोगों ने सुना होगा, ये एक हार्मोन है इंसुलिन जो ग्लूकोज लेवल को जो है वो रेगुलेट करता है। इसी तरह कैल्शियम लेवल को भी रेगुलेट करता है और डाइजेशन और ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों को ये जो है रेगुलेट करते हैं, ये जितने भी हार्मोन्स है। और वो कौन से किस्म के हैं, ग्लोबुलर टाइप के हैं। और ये फंक्शनली हमने ये इस तरह पढ़ा। अच्छा, ये लिख लेती हूँ, ये थोड़ा सा आप लोग भी नोट कर लें। कैल्शियम लेवल को भी रेगुलेट करता है और क्या करता है, डाइजेशन को रेगुलेट करता है और ब्लड प्रेशर को भी। हमारा जो अगर ब्लड प्रेशर हाई है या लो है तो उसको भी ये हार्मोन्स ऐसे आते हैं कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो ये एड्रेनल ग्लैंड से जो हार्मोन आते हैं वो उनको जो है नॉर्मल करता है ब्लड प्रेशर। और बहुत सारे और भी फंक्शन हैं जो ये हार्मोन हमारे बॉडी में जो मौजूद होते हैं वो उनको जो है करते हैं। अच्छा, अब दूसरा है एंटीबॉडीज़ का भी आप लोगों ने सुना होगा कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। जो भी एंटीजीन हैं या WBC हमारे जो हैं उसमें एंटीजीन आते हैं, अगर फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है अगर अच्छा है तो एंटीबॉडीज़ उनको ख़त्म कर देते हैं एंटीजीन्स को। तो ये भी फंक्शनली इस तरह आते हैं। तो क्या होते हैं, अच्छा, ये एंटीबॉडीज़ किस तरह बनते हैं, हमारे जो WBC हैं उसमें जो है ये एंटीबॉडी जो है वो किस तरह बनते हैं हमारे बॉडी में। जो हमारा ब्लड जो है उसमें जो WBC हैं, वाइट ब्लड सेल, तो उनमें ये एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। कब प्रोड्यूस होते हैं, जब कोई भी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जो है इंटर होता है तो उसके रिएक्शन में ये एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, WBC में। WBC में जो है ये इम्यूनिटी पावर जो है वो हमारा बढ़ता है। ये थोड़ा सा मैं लिख लेती हूँ, produced by WBC
white blood cells in response to antigen, एंटीजन कहे या फॉरेन पार्टिकल कहे, ये एक ही चीज है। तो फिर क्या होता है, उसमें इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ती है, यानी कि प्रोवाइड इम्यूनिटी। ठीक है। अब जो दूसरा प्रोटीन है वो है हमारा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन भी आप लोगों को पता है कि हमारा जो ब्लड है वो रेड है ड्यू टू हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन क्या है, ये भी एक किस्म की प्रोटीन है, हेमोग्लोबिन। ये भी एक किस्म का प्रोटीन है, जिसकी वजह से हमारा जो है ब्लड जो है वो रेड तो है, मगर उसका एक फंक्शन है, क्योंकि ये हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शनल प्रोटीन पढ़ रहे हैं। तो क्या है इसका मेन फंक्शन, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर जो है वो इस जो है एक्सहेल करता है। यानी कि ये हेमोग्लोबिन की वजह से ही हमारी बॉडी में जो आरबीसीज हैं उसमें ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनकी वजह से होती है। यानी ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर हर एक सेल तक पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को हमारे पूरी बॉडी सेल्स में। ठीक है, तो ये हो गया यानी कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन मीन्स कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ये इसका मेन फंक्शन है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करता है। अब दूसरा जो है प्रोटीन वो है फाइब्रिनोजन। अब इसका भी बहुत अहम जो है फंक्शन है। क्या फंक्शन है, ये जब क्लॉटिंग होती है, जैसे कि किसी को जख्म हुआ या एक्सीडेंट हुआ, अगर ब्लड जो है फ्लो करता है, जख्मों की वजह से ब्लड जो है वो बह रहा है, तो फिर क्लॉटिंग होती है। ये फाइब्रोजन वहाँ जाते हैं और ब्लड को यानी कि ये क्लॉट कर लेते हैं, यानी ब्लड बहना जो है स्टॉप हो जाता है। तो ये ज़रूरी है फाइब्रोजन प्रोटीन, ये अहम किरदार है, इसका अहम फंक्शन है। तो क्या है इसका, इट इज फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा एंड इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर ये फाइब्रोजन ना हो तो क्या होगा, एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से अगर ब्लड बह रहा है तो फिर ब्लड बहता ही रहेगा, पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा, वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। यानी अगर फाइब्रोजन प्रोटीन एब्सेंट हो गई तो या नहीं बन सकी तो ये भी होता है, ये कि है हेमोफिलिया जिसको कहते हैं डिजीज़, इसकी वजह से यानी इस प्रोटीन की ना होने की वजह से ये हेमोफिलिया होती है डिजीज़, जिससे ब्लड जो है वो मुसलसल बहता रहता है।